by dissolving in 1000 ml of water exerts the same osmotic pressure as that of 0.05 molar glucose solution at the same temperature. The empirical formula of A is CH2O. The हाँ, molecular mass of A is. तो ए का निकालना, ए आपको पता नहीं है, ए का सिर्फ आपको एम्पेरिकल फॉर्मूला पता है, तो इसमें ऑस्मोटिक प्रेशर है तो लगा दो वही वाला फॉर्मूला। ओके मैम। लगा के देखना, आएगा आंसर आएगा, उसको लगा के देखो। मतलब अभी मत लगाओ, अभी तो क्लास स्टार्ट करते हैं अपन, ठीक है। यस मैम। उसमें ए का आपको मोलिकुलर मास निकालना है, ए का एम्पेरिकल फॉर्मूला आपको दे रखा, तो उसका यूज नहीं होने वाला है CH2O का कहीं पे भी। तो मैम अगर ए का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालने की मतलब जरूरत नहीं है ना? ना 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 मोलिकुलर फॉर्मूला, जब अगर वो बोलता मोलिकुलर फॉर्मूला, इन दैट केस यू नीड टू द यू नीड एम्पेरिकल फॉर्मूला मास CH2O का। बट अभी मोलिकुलर फॉर्मूला तो निकालना ही नहीं है, तो डायरेक्ट आपको मोलिकुलर मास निकालना, ए का फॉर्मूला लगा के कुछ भी नहीं करना उसमें, ठीक है। उसका आंसर शायद 240 आएगा, ठीक है। आपको मैं सबको ना सोल्यूशन भेज दूंगी, आप लोग मुझे मैक्सिमम स्टूडेंट सबमिट कर दो, जो मैंने कल क्वेश्चन दिए थे ना उसका पूरा सोल्यूशन मैं आपको दे दूंगी, ठीक है। डोंट वरी, कल ही भेज दूंगी मैं। आज हम स्टार्ट करते हैं, काफी लेट हो गया। तो बेटा आज हम हेनरीज लॉ करेंगे एंड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको कराऊंगी। हालांकि हेनरीज लॉ अगर मैं नीट पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं, पहले इंपॉर्टेंट नहीं था, लेकिन अब पता नहीं एग्जामिनर को इस चैप्टर, इस टॉपिक से क्यों इतना प्यार हो गया। उसने 2024 में, यानी कि अभी जो 5th मई को हुआ था, उसमें एक क्वेश्चन दिया था इससे। 2023 में भी एक क्वेश्चन आया था इससे, ठीक है। तो मतलब लगातार 2 साल से क्वेश्चन आ रहा है आपके हेनरीज लॉ से, तो उसका मन किया तो वो 2025 में भी देगा, समझ गए। तो इसको करना बनता है, ठीक है। तो बेसिकली हेनरीज लॉ बहुत इजी है, मतलब कुछ नहीं है, सिर्फ एक ही बात है जो तुम्हें मुझे तुमको बतानी है और कुछ भी नहीं, ठीक है। आ जाओ। तो बेसिकली आज का हमारा ऑब्जेक्टिव ही ये रहेगा कि आज हम हेनरीज लॉ को समझेंगे और उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होंगे, एनसीईआरटी के जितने जो भी क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट, वो भी मैं करा दूंगी और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी मैं आपको करा दूंगी, ठीक है। उसके अलावा मैं 12 क्वेश्चंस आपको एज अ होमवर्क दूंगी एंड वो कर लेना अच्छे से, ठीक है। चलो, ओके। सो उससे पहले बेटा, आगे चलने से पहले आपको मुझे ना ये 2 क्वेश्चन करके दिखाने हैं, ठीक है। ये 2 क्वेश्चन 1 एंड 2, ठीक है। इसमें ऑप्शन नहीं है, फर्स्ट क्वेश्चन में आपको इसको खुद से करना है। तो एक बार मेरा बेटा ट्राई करो इसको करने का कि क्या बोला है। रिया कर रहे हो बेटा सोल्व क्वेश्चन? जानवी कर रहे बेटा? सीता, नम्रता, करिए। हाँ जी, अप्रोच पता चली बेटा? यस मैम। चलो, हाँ, कौन बताने वाला है मुझे अप्रोच? जानवी आप बताओगी अप्रोच बेटा? मैम थोड़ा डाउट आ रहा है। क्या डाउट आ रहा है मेरे को बता बेटा।
मतलब वो ये बोल रहा है जो एन, हाँ बताओ, कोई मुझे बताना चाहेगा, नहीं तो फिर मेरे को बताना पड़ेगा, बताओ। मैम इसमें हमने मैम वो जो Na2SO4 की निकालनी है, मतलब डिग्री ऑफ अल्फा निकालना है हमको Na2SO4 का। हाँ, तो क्या करूं तो पहला मैम स्टेप? मैम वो पाई एक सेकेंड, एक मिनट बेटा तमनप्रीत। हाँ मोनिका, क्या कह रहे हो? तो मैम हम इसमें आयोटा वाला फार्मूला पुट करेंगे ना, आयोटा इज इक्वल टू 1 प्लस एन माइनस 1 अल्फा। तो अल्फा की वैल्यू निकालनी, तो हम अल्फा को आगे ले लेंगे एंड अल्फा इज इक्वल टू 1 प्लस एन माइनस 1 ओवर, यहाँ पे 100% डिसोसिएशन है तो हम इसको 1 ले लेंगे 100% डिसोसिएशन को। एंड तो मेरा मैम आंसर 0.3 कुछ आना था। और अच्छा। इसमें हमें ये जो n है, n की वैल्यू 3 आएगी। हम्म हम्म हम्म। वैसे आना था, मैंने ऐसे करा ठीक है, था। कोई नहीं। अब ठीक है, थोड़ा बहुत ठीक है, थोड़े बहुत गलती मतलब हुई है कहीं से। हाँ तमनप्रीत, तुम बताओ क्या कह रही थी? मैम जो सी पाई मतलब जो आइसोटोनिक है तो एक तरफ आ जाएगा आईसीआरटी ऑफ Na2SO4 एंड एक तरफ आ जाएगा आईसीआरटी ऑफ NaCl। तो उसमें से आरटी आरटी कैंसिल हो गए और सी की दोनों तरफ वैल्यू पुट की और आई ऑफ NaCl निकाल लिया। तो उसमें से फिर दूसरे का आई निकाल लेंगे, मतलब उसकी वैल्यूज पुट करके तो दूसरे का अल्फा निकाल लेंगे, उसका एन पता लग ऐसे जाएगा, ही वो किया था 3 क्या? होगा। कितना आ रहा है तुम्हारा तमनप्रीत? मैम अभी कैलकुलेट रह गया थोड़ा सा। अच्छा करो, किसी का आंसर आ रहा है? मैम 0.75। परसेंटेज बताना। अच्छा परसेंट, अच्छा ठीक है। इसमें मैं बोल रही हूँ कि परसेंटेज में निकाल दो, तो परसेंटेज में कितना आएगा फिर? 75% आएगा। ठीक है, चलो आ रहा है 75 रानी। यस मैम। देखो बच्चों क्या किया है मोनिका, देखो बेटा थोड़ा सा वो किया है, वैसे तो ठीक बताया है। यहाँ पे तुम्हें बोला था बेटा, ध्यान से सुनना, if 0.04 molar Na2SO4 solution at 300 Kelvin is found to be isotonic with इसके साथ, यानी कि तुम्हारे पास दो सोल्यूशन है, एक सोडियम सल्फेट का सोल्यूशन है और एक बेटा किसका है? NaCl, सोडियम क्लोराइड का। ठीक है, दोनों के दोनों आइसोटोनिक है, इट मींस दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर बराबर होगा, π1 इज इक्वल टू π2। ठीक है, अब मैंने कहा था अगर मान लो तुम्हारे पास जब भी क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी आएगी तो तुम्हें उसको वोंटो फैक्टर से जरूर मल्टीप्लाई करना है, बेशक I1 ही क्यों ना हो। ठीक है, सो वोंटो फैक्टर इंटू सी इंटू आर टी, इसमें भी वही हो जाएगा। आर ओ टी कॉन्स्टेंट है ना, तो कैंसिल आउट हो जाएगा। अब यहाँ पे वोंटो फैक्टर मुझे नहीं पता है तो मैंने इसको एज इट इज लिख लिया बेटा। कंसंट्रेशन मुझे सोडियम सल्फेट की दे रखी है 0.04 मोलर। ठीक है ना बात। अब बात आती है NaCl में आयोटा हमें पता है क्या? यस मैम, क्योंकि उन्होंने बोल दिया कि NaCl में 100% डिसोसिएशन है। 100% डिसोसिएशन का मेरा बेटा क्या हो जाएगा कि जो वोंटो फैक्टर है वो n के बराबर हो जाएगा, यानी कि N2 हो जाएगा इसमें, क्योंकि दो सोल्यूट पार्टिकल मिल रहे हैं आपको आफ्टर डिसोसिएशन और कंसंट्रेशन आपको दिया हुआ है। तो आयोटा क्या हो जाएगा इसमें? 2 इंटू 0.05 डिवाइडेड बाई 0.04, तो ये कितना हो जाएगा? 10/4। यस और नो? यस यानी मैम। कि 5/2। 5/2 बोले तो 2.5। बोलो हाँ या ना? 2.5 यस अच्छा, तो हमें पता है फॉर्मूला क्या होता है डिसोसिएशन के केस में? 1 प्लस n माइनस 1 अल्फा। अल्फा चाहिए, अल्फा होता है आयोटा माइनस 1 n माइनस 1, रीअरेंज कर दो तो 2.5 माइनस 1 कितना हो जाएगा? 1.5 है ना। और n की वैल्यू क्या होगी सोडियम सल्फेट में? 3, तो नीचे आ जाएगा 2। यस और नो? तो ये आ जाएगा कितना? 0.75। यस मैम। इसको मल्टी, अगर मान लो इसका जो आंसर है परसेंटेज में पूछा है तो तुम 75% कर देना, वरना 0.75 आ गया अभी। यस मैम। नम्रता आ गया था बच्चे? जानवी, जानवी का तो आ ही गया था। दिया, शिव, शिव आ गया था क्या? करण, शिव आ गया था बेटा? मैम थोड़ा सा अप्रोच थोड़ा सा मैम गलत लिया था मैंने। अभी ठीक है? यस मैम समझ गया। चलो, समझ में आना चाहिए, बेशक मान लो फर्स्ट टाइम पे नहीं हो रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट समझ में आना चाहिए। यस जानवी, बोलो जानवी, कुछ हुआ? नो मैम। चलो ये सेकंड क्वेश्चन करके दिखाओ मेरे को। इसमें से एक ऑप्शन सही है, ठीक है, इसको पढ़ो आराम से।
ओके अपूर्वा, वेरी गुड। और करो बेटा हैंड रेस। स्नेहा आपका हो गया? स्नेहा, अक्षय, काजल, काजल दो है यहाँ पे। स्नेहा, रानी हो गया? यस मैम। हाँ बताओ रानी। ऑप्शन ए मैम। ऑप्शन ए आ रहा है, कैसे किया थोड़ा सा मेरे को बताओ। कोई बात नहीं, तुम्हें मुझे समझाना है, जैसे तुम बोलना चाहती हो वैसे बोलो बेटा। मैम हमारा कोई देखो, जब तक ना अपन ट्राई नहीं करते हैं ना किसी चीज को, वो फिर हम करते ही नहीं है लाइफ टाइम, समझ रहे हो? तो हमें Yes, ma'am. ट्राई करना है, जब तक हम ट्राई नहीं करेंगे तो कैसे हमें क्या बोलते हैं, कैसे हम आगे बोल पाएंगे, है ना? तो आपको ट्राई करना है, टाइम लगेगा बट कर लोगे तो ठीक है। तो इसलिए कह रही हूँ बोलो। चलो कोई नहीं, बाद में बता देना मेरे को। अच्छा ठीक है, तो मुझे अपूर्वा आप बताओगे? मैम ऑप्शन बी आया। ऑप्शन बी आ रहा है, एक बार एक्सप्लेन कर दो फटाफट से अपूर्वा। मैम इसमें आई की वैल्यू देखी तो x की 1.8, y की 0.8 और z की 2.5। फिर इसको इसमें देखा कि i की वैल्यू किसकी ज्यादा है, तो z इज ग्रेटर देन x इज ग्रेटर देन y। फिर जितना i ज्यादा होता है उतना कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ज्यादा होती है। तो इसमें तो थी नहीं ऐसा z इज ग्रेटर देन x इज ग्रेटर देन y, इसमें था हमने देखा कि फ्रीजिंग पॉइंट था, तो इससे रिवर्स हो जाएगा कॉलिगेटिव। वेरी गुड, क्या बात है, एकदम बढ़िया। मतलब इतनी बढ़िया एक्सप्लेनेशन दिया, मुझसे भी बढ़िया, बहुत ही बढ़िया अपूर्वा, वेरी गुड, वेल डन। एकदम वो बोलते हैं ना सटीक एक्सप्लेनेशन जिसको बोलते हैं। बी होगा, ग्रेटर द वैल्यू ऑफ आई ग्रेटर विल बी द कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। बात ठीक है, बट फ्रीजिंग पॉइंट इज नॉट योर कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, है ना बेटा? फ्रीजिंग पॉइंट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है, ठीक है। चलो मैं एक बार अपने तरीके से समझा देती हूँ, बाकी अपूर्वा ने बिल्कुल सही बोला है। अब ध्यान से सुनो, आपको पता है अगर आयोटा की वैल्यू यानी कि वॉन्टो फैक्टर की वैल्यू अगर ज्यादा है तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू ज्यादा होगी, है ना? अगर मैं बात करूं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट की, तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा और बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा ही होगा। तो अगर बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा तो सबसे ज्यादा वैल्यू z की होनी चाहिए, फिर x की, y की। क्या ऐसा है? क्या नहीं है, गलत है उसमें, ठीक है। तो ये नहीं हो सकता मेरा बेटा। ऑस्मोटिक प्रेशर की वैल्यू भी ज्यादा होनी चाहिए, इसने तो सेम बात दिखा दी, तो ये भी गलत है, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, RLVP की वैल्यू ज्यादा होनी चाहिए, तो यानी कि ZXY, ठीक है। लेकिन ये तो वेपर प्रेशर बता रहा है, और वेपर प्रेशर हमारा कोलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं होता है, तो ये भी गलत हो गया। अब बात करते हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, समझ रहे हो कितना बढ़िया क्वेश्चन है, तुम्हारे सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए इसमें। फ्रीजिंग पॉइंट में डिप्रेशन यानी कि उसका भी यही आना चाहिए था ऑर्डर, ठीक है। लेकिन फ्रीजिंग पॉइंट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है, तो इसका रिवर्स ऑर्डर हो जाएगा, यानी कि z का सबसे कम, x का, फिर y का सबसे ज्यादा, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। समझ पाए बेटा? ये चीज बहुत अच्छा क्वेश्चन था। ऑप्शन डी वाला समझा लेना। दोबारा समझाऊं? ऑप्शन डी वाला। ऑप्शन डी वाला देखो, आपकी जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी थी बेटा वो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट थी। फ्रीजिंग पॉइंट आपका कोलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है, पहली चीज तो ये क्लियर करना। तो अगर डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का ऑर्डर ये होता, क्योंकि जितना ज्यादा वॉन्टो फैक्टर होगा उतना फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेस होगा, तो ऑर्डर ये फॉलो होता, ठीक है जानवी। बट फ्रीजिंग पॉइंट क्या है? डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट नहीं है, यानी कि रिवर्स ऑर्डर हो जाएगा। तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का ऑर्डर ये था, तो फ्रीजिंग पॉइंट का ऑर्डर क्या हो जाएगा बेटा? ये वाला। क्लियर हो गया सभी को? नम्रता क्लियर है? काजल, सिद्रा, स्नेहा, ठीक है। चलो ये क्वेश्चन बहुत अच्छा था, कर लेना बेटा, ठीक है। अच्छा, एक और चीज भी आप कर सकते हो बेटा, मैं बता देती हूँ, यहाँ पे लिख लो, तुम्हारे ना काम आएगा। कहाँ लिख के दूं?
यहाँ पे लिख लो बेटा, ऊपर नोट डाल के लिखना, मेरे पास तो स्पेस नहीं है, तुम लोग नोट डाल के लिखो। ये वाला क्वेश्चन ना तुम्हारे एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में है और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में गलत दिया हुआ है, जो भी मैं तुम्हें एक चीज लिखवा रही हूँ। अब गलत कैसे है, क्योंकि जेई 2024 में एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से उन्होंने एक क्वेश्चन कॉपी पेस्ट किया था, तो बच्चों ने क्या किया था, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में जो आंसर था वही वो मार्क कराए थे जेई में, जो अपीयर हुए थे बच्चे, और उनका वो क्वेश्चन नेगेटिव में हो गया। समझ रहे हो मेरी बात? ठीक है, अभी मैं उसका पूरा रेफरेंस आपको दे दूंगी एनसीईआरटी का। आज तो मेरे पास वो स्निपिंग नहीं है, बट हाँ नेक्स्ट क्लास में मैं आऊंगी, उसका आपको स्निपिंग दिखा दूंगी। एक चीज लिखो बेटा, डाइल्यूशन करने पर, मतलब जब आपका कंसंट्रेशन कम होगा यानी कि डाइल्यूशन बढ़ेगा, तो आपकी अल्फा की वैल्यू भी बढ़ेगी और आपकी वॉन टू फैक्टर की वैल्यू भी बढ़ेगी। ये चीज थोड़ा सा ध्यान रखना बेटा, ठीक है। डाइल्यूशन ज्यादा मतलब कंसंट्रेशन क्या हो रही है, कम हो रही है, तो आपका अल्फा की वैल्यू भी बढ़ेगी और आपका वॉन टू फैक्टर भी क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक है जी? यस मैम। ठीक है, क्योंकि जब डाइल्यूशन बढ़ता है तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बढ़ता है, ठीक है, और ज्यादा आयंस डिसोसिएट होते हैं, और अगर और ज्यादा आयंस डिसोसिएट होंगे तो हमारा बॉन्ड ऑफ फैक्टर यही तो बोलता है, एक्सटेंट ऑफ डिसोसिएशन या एक्सटेंट ऑफ एसोसिएशन। ठीक है, इसका जो रेफरेंस है मैं आपको विद क्वेश्चन लेके आऊंगी नेक्स्ट क्लास में, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की हमारी क्लास होगी उससे पहले, तो उसको आप अपनी नोटबुक में नोट डाउन कर लेना। और हाँ बेटा, अगर मान लो इन केस कोई बच्चा एग्जाम्पलर के क्वेश्चन कर रहा है ना, तो एग्जाम्पलर के जो क्वेश्चन है उसमें आंसर की थोड़ा गलत है, मतलब कुछ कुछ क्वेश्चन में थोड़ा गलत दिया हुआ है आंसर की। तो अगर आपको मान लो करते हो, अगर आपके किसी क्वेश्चन में डाउट आता है तो एक बार मुझसे कंफर्म जरूर कर लेना, अगर करते हो तो। वैसे तो वो मैं क्रैश कोर्स के टाइम पे एग्जाम्पलर कवर करवाती हूँ। ठीक है, चलो अब आते हैं हम सोल्यूशन ऑफ ए गैस इन ए लिक्विड। तो बच्चों आपको याद होगा मैंने कहा था आपको मेजर 3 टाइप के सॉल्यूशन इस चैप्टर में पढ़ने हैं। ठीक है, कौन कौन से थे अपने? एक तो सॉलिड इन लिक्विड था, लिक्विड इन लिक्विड था, एक अब है गैस। सॉलिड इन लिक्विड में हमने कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज की थी, है ना, एंड अपने लिक्विड इन लिक्विड में अपने वो पढ़े थे रोल्स लॉ, आइडियल नॉन आइडियल सॉल्यूशन, ये सब करा था डिस्कस। ठीक है जी? आज हम क्या करने वाले हैं? आज हम करने वाले हैं जब आप गैस को किसी सॉल्वेंट में डिसॉल्व करोगे तो क्या होगा। ठीक है, तो बेटा इसको समझने से पहले मैं थोड़ा सा तुम्हें सोल्युबिलिटी के बारे में बताना चाहती हूँ। तो बेसिकली बेटा सोल्युबिलिटी क्या होती है, कोई मुझे एक्सप्लेन करेगा? सोल्युबिलिटी, जब भी तुम वर्ड घुलनशीलता बोलते हैं सोल्युबिलिटी को, तो तुम क्या समझते हो जब तुम्हारे सामने वर्ड आता है सोल्युबिलिटी? कोई भी मुझे बताना चाहता है, प्लीज बताओ। कोई भी, कुछ भी आ रहा हो माइंड में आप बता सकते हो बेटा। हाँ कितनी कंसंट्रेशन? हर्षदा, हाँ हर्षदा कुछ कह रही है। मैम मतलब सोल्युबिलिटी हम कह सकते हैं कि कंसंट्रेशन ऑफ सैचुरेटेड सॉल्यूशन होता है। मैम अच्छा, सॉल्युबिलिटी मतलब वो कितना अमाउंट उसमें डिसॉल्व कर सकते हैं, मतलब एक एक्सटेंट तक कितना अमाउंट उसमें डिसॉल्व कर सकते हैं कि वो डिसॉल्व हो जाए पूरी तरीके से। ठीक है, वही मैम वो एबिलिटी बताता है सॉलिड के कि वो सॉल्वेंट में कितना डिसॉल्व हो सकता है। ठीक है, सबने सही बोला है। सैचुरेटेड सॉल्यूशन भी सही है कि सैचुरेटेड सॉल्यूशन का मतलब ये होता है कि आप ऊपर से और सॉल्यूट उसमें डिसॉल्व नहीं होगा। ठीक है, तो सोल्युबिलिटी की डेफिनेशन क्या लिखोगे? कोई और भी बताना चाहता है मुझे तो बता सकता है बेटा। ठीक है, चलो, तो सोल्युबिलिटी की डेफिनेशन क्या होगी? एट अ गिवन टेम्परेचर, पहले इंग्लिश में लिख लो एंड फिर मैं हिंदी में इसको समझा देती हूँ। एट अ गिवन प्रेशर एंड टेम्परेचर मैक्सिमम अमाउंट, लिखो बेटा, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ गैस। अब गैस यहाँ पे सोल्यूट है, ठीक है, लिक्विड तुम्हारा सॉल्वेंट है, गैस डिसॉल्व्ड इन अ गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, मतलब अगर मान लो टेम्परेचर सेम है, प्रेशर सेम है, तुम्हारे पास कोई सॉल्वेंट है, लेट से 1 लीटर है। ध्यान रखना जो सॉल्वेंट तुम ले रहे हो उसका अमाउंट तुम्हें फिक्स करना है मेरा बेटा। ऐसा नहीं है पहले 1 लीटर पानी ले रहे हो 2 लीटर ले रहे हो, ऐसा नहीं।
उसका जो अमाउंट है ना वो फिक्स कर दो। लेट्स से कि मैंने 1 लीटर सॉल्वेंट लिया है, उसमें तुम कितना अमाउंट ऑफ गैस डिसोल्व करोगे कि वो सोल्यूबल हो जाए, यही तुम्हारी क्या है सोल्युबिलिटी, कि मैक्सिमम कितना अमाउंट ऑफ गैस तुम डिसोल्व कर सकते हो इन अ गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट, प्रोवाइडेड कि आपका टेम्परेचर और प्रेशर क्या रहना चाहिए उस टाइम पे, सेम रहना चाहिए। क्योंकि अगर तुम टेम्परेचर या प्रेशर चेंज कर दोगे तो फिर सोल्युबिलिटी में वो आ जाएगा, क्या बोलते हैं, तो ये आप डेफिनेशन नहीं डिफाइन कर सकते हो। ठीक है, तो कितना अमाउंट ऑफ सोल्यूट तुम सोल्यूट यहाँ पे गैस है, तो कितना अमाउंट ऑफ गैस तुम डिसोल्व करोगे गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में, वही तुम्हारी घुलनशीलता यानी कि सोल्युबिलिटी होती है। ठीक है जी। अच्छा बेटा, अगर मैं बात करूंगी बेटा गैसेस की, तो गैसेस के केस में प्रेशर का बहुत ज्यादा रोल होता है ना, क्योंकि गैसेस के केस में ही हम प्रेशर के बारे में पढ़ते हैं। तो बेटा यहाँ पे तुम्हें क्या दिख रहा है, ध्यान से देखो, यहाँ पे मैंने एक कंटेनर बनाया हुआ है और यहाँ पे देखो कुछ गैस के मॉलिक्यूल, देखो यहाँ पे सॉल्यूशन में है और कुछ गैस के मॉलिक्यूल जो है सॉल्यूशन के ऊपर है, समझ रहे हो। ये क्या है, पिस्टन है, ये क्या है, इसको बोलते हैं पिस्टन, जिसको आप मूव कर सकते हो, ऊपर नीचे कर सकते हो। तो एक बात बताओ बच्चे, जैसे ही सॉरी, जैसे ही मैं पिस्टन पे प्रेशर अप्लाई करूंगी क्या होगा, जैसे ही मैं पिस्टन पे प्रेशर अप्लाई करूंगी ज्यादा गैस के मॉलिक्यूल सॉल्यूशन में जाएंगे, यस और नो। अगर ज्यादा गैस के मॉलिक्यूल सॉल्यूशन में जाएंगे मेरा सोल्युबिलिटी बढ़ेगा, ठीक है। तो पहले क्या होता है बच्चे, ध्यान रखना, पहले लेट्स से कि ये अपना इक्विलिब्रियम में है, ठीक है, इक्विलिब्रियम में, इक्विलिब्रियम बोले तो जितना आपके जो गैस के मॉलिक्यूल सॉल्यूशन में जा रहे हैं उतना ही सॉल्यूशन से बाहर जा रहे हैं, ठीक है। एंटरिंग और लिविंग वाला जो रेट है वो सेम है, जैसे अपन उसमें पढ़ा था, रेट ऑफ वेपोरेशन, रेट ऑफ कंडेंसेशन, ठीक है, अगर मैं बात करूंगी क्लोज कंटेनर की। ठीक है जी। अच्छा, तो जैसे ही मैंने प्रेशर इंक्रीज किया तो इसका इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होगा। तो प्रेशर आप जब इंक्रीज कर रहे हो तो उसका मतलब क्या है, वहां पे बहुत सारे गैस के मॉलिक्यूल सॉल्यूशन में आ गए हैं। तो एक टाइम ऐसा आएगा जब इक्विलिब्रियम दोबारा से क्या हो जाएगा, स्टैब्लिश्ड हो जाएगा, उस टाइम पे आपका ज्यादा गैस जो है वो सॉल्यूशन में डिसोल्व हो जाएगी। यानी कि मोटा मोटी बात ये है कि अगर बेटा आप प्रेशर बढ़ाओगे तो उतना ही ज्यादा गैस डिसोल्व होगी, बस एक यही बात ध्यान में रखना है। और अपनी लैंग्वेज में एक बॉक्स बना के या क्लाउड बना के लिख लो कि मैम जितना ज्यादा प्रेशर होगा उतना ज्यादा गैस की सोल्युबिलिटी जो होगी वो ज्यादा होगी इन लिक्विड सॉल्यूशन। फंडा क्लियर हुआ ये वाली बात, ठीक है। और यही क्या होता है जो मैंने तुम्हें बताया, वही तुम्हारा क्या होता है मेरा बेटा, हेनरीज लॉ होता है, ठीक है। अब तुम्हें क्या करना है, हेनरीज लॉ का पहला डेफिनेशन लिखना है, डेफिनेशन नंबर 1, डेफिनेशन नंबर 1, हेनरीज लॉ की स्टेटमेंट, ये तुम्हारे बोर्ड्स में आती है कि स्टेट हेनरीज लॉ एंड उसकी कुछ एप्लीकेशन वो आपसे पूछता है, 3 नंबर का क्वेश्चन आता है, मतलब ये लगा लो हर अल्टरनेट ईयर्स पे पूछा जाता है ये सवाल, क्या state Henry's law and give it 2 application, ठीक है। इसकी एप्लीकेशन पूछता है और इसका हेनरीज लॉ का स्टेटमेंट पूछता है तुम्हारे जो स्कूल में एग्जाम होंगे उसके लिए। बट बोर्ड में क्या होता है, बोर्ड सॉरी नीट में क्या होता है, नीट में यहाँ से न्यूमेरिकल आएगा, नहीं तो कोई कंसेप्चुअल क्वेश्चन बन के आएगा। अभी तक 2 साल से कंसेप्चुअल क्वेश्चन ही दे रहा है वो, न्यूमेरिकल नहीं दे रहा है इससे, ठीक है। तो सबसे पहली डेफिनेशन अपनी नोटबुक में लिखेंगे, क्या ये दोनों एक ही बात है, क्या लिखा है बेटा ध्यान से सुनना, मोल फ्रैक्शन ऑफ अ गैस इन सॉल्यूशन, सॉल्यूशन में जितना गैस का मोल फ्रैक्शन होगा, जितने मोल्स होंगे वो किसके प्रोपोर्शन होगा बेटा, पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस ओवर द सॉल्यूशन, ठीक है। क्या बोला मैंने, जितना ज्यादा मोल फ्रैक्शन होगा गैस का सॉल्यूशन में वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शन होगा, गैस का जो पार्शियल प्रेशर है सॉल्यूशन के ऊपर, ठीक है। देखो ये गैस के मॉलिक्यूल है सॉल्यूशन में, ठीक है, और यहाँ पे कुछ गैस के मॉलिक्यूल होंगे, इनका कुछ पार्शियल प्रेशर होगा, इनका कुछ प्रेशर होगा, तो वही कह रहा है जितना ज्यादा गैस होगा उतना ही उसका ज्यादा क्या होगा बच्चे, पार्शियल प्रेशर होगा, ठीक है। या तुम ये भी बोल सकते हो, एक दोनों में से कोई एक डेफिनेशन लिख लो, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इन वेपर फेज इज प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन द सॉल्यूशन। सिंपल सी बात है,
जितना ज्यादा मोल फ्रैक्शन होगा उतना ही ज्यादा क्या होगा, वो प्रेशर एक्सर्ट करेगी गैस इन वेपर फेज। ठीक है जी। लिख लिया क्या बच्चे? यस मैम। यस मैम। ठीक है। उसके बाद एक सेकंड डेफिनेशन है, अगर तुमने एनसीईआरटी की बुक खोली हुई है, या एक काम करो पहले इसको लिख लो। इन्होंने क्या बोला, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट डेफिनेशन, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट डेफिनेशन मेरा बेटा क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इन वेपर फेज या ओवर द सॉल्यूशन। यानी कि पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस is directly proportional to mole fraction of gas in solution. Yes or no? Yes or no बच्चे? यस मैम। तो यहाँ पे ये क्या है, पार्शियल प्रेशर है बेटा, लिख लो, तुम फिर भूल जाते हो पार्शियल प्रेशर गैस का कहाँ पे, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इन वेपर फेज, और ये क्या है बेटा, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन सॉल्यूशन। ठीक बात है? यस मैम। नहीं, चलो। अब उसके बाद बेटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी को हटाओगे तो कोई ना कोई कांस्टेंट आएगा, तो यहाँ पे जो कांस्टेंट आता है दैट इज के एच आता है। क्या आता है बेटा? के एच आता है। तो ये तुम्हारा जो है फाइनल फॉर्मूला बन गया है जो तुम यूज करोगे। ठीक है, के एच क्या है बच्चे? के एच है तुम्हारा हेनरीज कांस्टेंट। क्या है? हेनरीज कांस्टेंट। अपने ही नाम के लो पे इसने कांस्टेंट का नाम भी दे दिया, हेनरीज कांस्टेंट। ठीक है। अच्छा, इस फॉर्मूले को मैं और तरीके से मॉडिफाई कर सकती हूँ, कैसे? और वी कैन राइट पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस के एच इंटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। यस और नो? यस मैम। यस। अब मैं मान लेती हूँ कि मेरे जो सॉल्वेंट के मोल है भैया बहुत ही ज्यादा है एज कंपेयर टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस, तो मैं क्या इसको फिर देखो इस तरीके से लिख दूं, partial pressure of gas is equal to kH into number of moles of gas divided by number of moles of solvent. Yes or no? यस। यस मैम। एक ये फॉर्मूला बन गया तुम्हारा। ठीक है। अब मुझे कोई ये बताएगा कि अगर मैं बोलूं यूनिट्स ऑफ KH, KH हेनरीज लॉ की जो हेनरीज लॉ कांस्टेंट की जो यूनिट है वो क्या होगी? सॉरी, क्या बोल रही हूँ मैं, हेनरीज कांस्टेंट की यूनिट क्या होगी? कोई मुझे बता पाएगा? एक कोई बताना चाहेगा? हाँ बताओ जानवी। मोल लीटर इनवर्स और बार इनवर्स। नहीं बच्चे, कैसे? मोल फ्रैक्शन तो यूनिट लेस होता है ना। यस मैम। अगर मोल फ्रैक्शन लेस होता है, हाँ 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 बोलो। हम जो प्रेशर के यूनिट होंगे वो, हाँ, यूनिट ऑफ KH इज सेम एज दैट ऑफ प्रेशर की यूनिट। मानते हो कि नहीं मानते हो? यस। अगर प्रेशर एटमॉस्फेयर में है तो KH की यूनिट भी एटमॉस्फेयर में हो जाएगी, अगर प्रेशर की यूनिट है बार में तो KH की यूनिट भी क्या हो जाएगी? बार में हो जाएगी। ठीक है जी, बोलो हाँ या ना। यस। यस मैम। बहुत ही बढ़िया। आगे चलूं? हाँ जी बेटा बोलो रानी। कुछ नहीं मैम, गलती से हो गया। ठीक है, चलो। उसके बाद यहाँ पे हेडिंग अभी एक और डेफिनेशन है, मुझे पेज चाहिए होगा एक एक्स्ट्रा, चलो यहाँ पे लिखवा देती हूँ। बेटा जो सेकंड डेफिनेशन है ना, जो तुम्हारे एनसीईआरटी में भी दी हुई है, वो सेकंड डेफिनेशन क्या है कि मास ऑफ गैस डिसॉल्व्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर ऑफ गैस। मतलब वो ये बोल रहे हैं जितना ज्यादा गैस का प्रेशर होगा उतना ज्यादा गैस का मास डिसॉल्व होगा। क्या ये वाली बात मैंने यहाँ पे नहीं बता दी थी तुम्हें ऑलरेडी? जितना ज्यादा प्रेशर होगा उतना ही गैस का मास क्या होगा? डिसॉल्व होगा सॉल्यूशन में। तो ये एक डेफिनेशन है, और जब तुम इसकी प्रोपोर्शनलिटी हटाते हो बच्चे तो यहाँ पे क्या आ जाता है? के क्या है तुम्हारा यहाँ पे? कांस्टेंट ही है, हेनरीज कांस्टेंट इसको बोल सकते हो। एक्चुअली बेटा जो ये वाला जो फॉर्मूला है ना, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इज इक्वल टू KH इंटू मोल फ्रैक्शन, वो एक्चुअली यहीं से ही आता है, M इज इक्वल टू KP से ही वो आता है हमारे पास। ठीक है, तो एक ये भी लिख लोगे, ये क्या है? मास ऑफ गैस। लिखो M क्या है बेटा?
आप लोग नए पेज पे लिख लो, मेरे पास यहाँ स्पेस नहीं था। मास ऑफ गैस डिसॉल्व्ड इन सॉल्यूशन, ये क्या है, प्रेशर ऑफ गैस, और ये अपना कांस्टेंट है। ठीक है, तो एक आप ये भी ध्यान रखेंगे, ये भी ध्यान रखेंगे। ठीक है, हो गए, 2 बातें हो गई अपनी। यस चल यस मैम। आगे चलते हैं बेटा। अब तुम हेडिंग डालो बेटा, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हेनरीज लॉ कांस्टेंट। केएच की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है, इसको ऐसे लिखना, केएच जो है नीचे आएगा बेटा, ऐसे आता है ये, के और एच जो है उसके सबस्क्रिप्ट में आता है। ठीक है, तो केएच के बारे में कुछ कुछ जरूरी बातें हैं जो तुम्हें बहुत ध्यान रखनी है, और यहाँ पे लिखो बेटा मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट, क्योंकि 2 साल से क्वेश्चन बेटा इसी पे ही आ रहा है। अभी मैं दिखाऊंगी, क्वेश्चन भी कराऊंगी, बट पहले लिखो जो जरूरी है। पहला लिखो, तुम लिखते जाओ, मैं तुम्हें समझाती जाऊंगी। पहला है कि जो केएच की यूनिट है वो प्रेशर की यूनिट ही होगी। अगर टोर में है तो प्रेशर की यूनिट टोर में होगी, बार में है तो केएच की यूनिट बार में। ठीक है जी, चलो दूसरी चीज लिखो, अगर आपके पास अलग अलग गैसेस है, लेट्स से तुम्हारे पास ए गैस है, बी गैस है, सी गैस है, तो केएच की वैल्यू क्या होगी, अलग अलग होगी। यानी कि केएच किस पे डिपेंड कर गया बेटा, नेचर ऑफ गैस पे डिपेंड कर गया। किस पे डिपेंड कर गया, नेचर ऑफ गैस। अगर तुम गैस चेंज करोगे तो उस गैस के लिए केएच की वैल्यू भी क्या होगी मेरे बेटा, अलग अलग होगी। ठीक है, फॉर द सेम सॉल्वेंट, अगर सॉल्वेंट सेम है और गैसेस अलग हैं तो केएच की वैल्यू भी अलग अलग होगी। ठीक है, अगर मान लो बेटा, अगर गैस तो सेम है लेकिन तुम सॉल्वेंट चेंज कर रहे हो तो केएच की वैल्यू भी क्या होगी, चेंज होगी। यानी कि केएच किस पे डिपेंड कर गया, मोटा मोटी बेटा केएच डिपेंड कर गया, डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ गैस और नेचर ऑफ सॉल्वेंट, नेचर ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, अगर सॉल्वेंट अलग करोगे तो केएच की वैल्यू भी अलग होगी, अगर गैस अलग लोगे तो केएच भी अलग होगा। और किस पे डिपेंड करेगा, ऑल्सो इट डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, इट डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। टेम्परेचर पे भी ये डिपेंड करता है। कैसे डिपेंड करता है, जो केएच होता है बेटा हेनरीज कांस्टेंट, वो टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है। अगर तुम टेम्परेचर बढ़ाओगे मेरा बेटा, अभी मैं इसको बताऊंगी भी ऐसा क्यों हो रहा है, अभी मैं बताऊंगी, डोंट वरी, अभी सिर्फ लिख लो। जितना केएच की वैल्यू होगी, केएच क्या बेटा, कांस्टेंट है, जितना केएच की वैल्यू ज्यादा होगी उतना टेम्परेचर भी ज्यादा होगा। लिखो बेटा इन छोटी छोटी बातों को, थोड़ा सा टाइम लगेगा, इसको लिखो। लिख दिया। ठीक है, फिर वो कह रहे हैं केएच की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी सोलिबिलिटी कम होगी। कैसे बेटा, अभी मैंने तुम्हें एक एक्सप्रेशन लिखवाया था, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इनटू केएच इनटू काई ऑफ गैस। तो इसमें केएच क्या आ जाएगा, बताओ मुझे, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस डिवाइडेड बाय मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस। मोल फ्रैक्शन को सोलिबिलिटी भी बोल सकते हो। ठीक है, इसको तुम सोलिबिलिटी भी बोल सकते हो। तो अगर मान लो केएच की वैल्यू ज्यादा होगी बेटा तो सोलिबिलिटी क्या होगी, कम होगी, कम। सोलिबिलिटी क्या होगी, कम होगी। और यही एक रीजन है जो आपकी एक्वेटिक स्पीसीज होती है। एक्वेटिक स्पीसीज मतलब जैसे आपकी जो फिश हो गए जो पानी में रहते हैं, ठीक है, वो क्या होते हैं, लो टेम्परेचर में जो है ज्यादा स्टेबल रहते हैं। मतलब लो टेम्परेचर में वो इजिली जो है ब्रेथ ले सकते हैं, सांस ले सकते हैं। ऐसा क्यों बेटा, क्योंकि अगर टेम्परेचर कम होगा तो केएच की वैल्यू कम होगी तो सोलिबिलिटी ज्यादा होगी। मतलब जो उस पानी में ऑक्सीजन गैस है वो लो टेम्परेचर पे ज्यादा सोल्यूबल होगी, और अगर ऑक्सीजन ज्यादा सोल्यूबल होगी तो आपकी एक्वेटिक स्पीसीज जो है वहां पे अच्छे से सरवाइव कर सकते हैं, अच्छे से रह सकते हैं। ठीक है, क्योंकि टेम्परेचर कम होगा, केएच की वैल्यू कम होगी तो सोल्यूबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन ज्यादा होगी। क्लियर है ये वाला एप्लीकेशन बेटा? एक लिख लिया सभी बच्चों ने? यानी कि अभी तक मैंने तुम्हें क्या बताया, अभी तक मैंने सिर्फ तुम्हें ये बताया है जितना ज्यादा प्रेशर अप्लाई करोगे उतना ज्यादा गैस डिसोल्व होगी। ठीक है, उसके अलावा जो फॉर्मूला होता है वो होता है पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस ओवर द सॉल्यूशन इज इक्वल टू केएच व्हिच इज योर हेनरीज कांस्टेंट इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन सॉल्यूशन। ठीक है,
KH की वैल्यू डिपेंड करती है नेचर ऑफ गैस, नेचर ऑफ सॉल्वेंट और टेम्परेचर पे। टेम्परेचर बढ़ेगा तो KH की वैल्यू बढ़ेगी। और KH और सोल्युबिलिटी में कैसा रिलेशन है मेरा बेटा? इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है। मतलब अगर सोल्युबिलिटी ज्यादा होगी तो KH की वैल्यू क्या होगी? कम होगी। ठीक है, ठीक है, ओके। उसके बाद है बेटा ग्राफ। ग्राफ बनाते हैं। हमने एक फॉर्मूला क्या किया, ये किया, और एक फॉर्मूला हमने मेरा बेटा ये पढ़ा, m इज इक्वल टू KP। ठीक है, अब मैं एक ग्राफ प्लॉट कर रही हूँ बेटा, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इनटू मतलब वर्सेस मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस, और एक ग्राफ मैं प्लॉट करूंगी मास ऑफ गैस डिसॉल्व्ड वर्सेस प्रेशर। ठीक है, अब मुझे बताओ कैसा आना चाहिए ग्राफ? कोई मुझे बताएगा कैसा ग्राफ आना चाहिए बेटा? बोलो बोलो। मैम स्ट्रेट लाइन, वाई एक्सिस हो जाएगा, ये एक्स एक्सिस, तो ये तुम्हारा m हो जाएगा, यानी कि स्लोप प्लस इंटरसेप्ट क्या है? 0। तो ये ओरिजिन से पास होगा। स्लोप क्या हो जाएगा तुम्हारा? स्लोप हो जाएगा तुम्हारा हेनरीज कांस्टेंट। क्लियर है? यस मैम। ठीक है, और इसमें भी वही सेम हो जाएगा, स्ट्रेट लाइन है, तो इसको मैं थोड़ा सा मॉडिफाई कर रही हूँ। एक बार पेपर में आया था, पेपर में ये आया था बेटा कि log m वर्सेस log p का ग्राफ बना दो। log m वर्सेस log p, तो उसके लिए क्या करोगे? दोनों तरफ log लोगे। log m इज इक्वल टू log इनटू kp। आपको एक प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए, क्या? कि log mn क्या होता है बेटा? log m प्लस log n। मालूम है ये वाली प्रॉपर्टी? यस मैम। तो जब इसका मैं ग्राफ प्लॉट करूंगी बेटा, तो log m वर्सेस log p, वो कैसा ग्राफ आएगा? स्ट्रेट लाइन ही आएगा, है ना? इसको मैं ऐसे लिख दूं ना, log m इज इक्वल टू log k प्लस log p। नहीं सॉरी, ओरिजिन से पास नहीं होगा, आई एम सो सॉरी। एक मिनट रुको, एक मिनट रुको, लिखना मत, अभी लिखना मत, मैं बता रही हूँ। तो इसको आप कैसे लिखोगे? log m, अब लिख लो log k प्लस log p। ठीक है जी, तो log m क्या है बेटा? y एक्सिस पे है, log p है x एक्सिस पे, देख रहे हो? ठीक है, तो इसमें स्लोप क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा इसका, और इंटरसेप्ट क्या हो जाएगा? log k। तो इस तरीके से ग्राफ आएगा। इंटरसेप्ट क्या आएगा इसमें? log k। देख पा रहे हो आप बेटा क्या कर रही हूँ मैं? ठीक है, log m क्या हो जाएगा? log k प्लस log p। आपका ग्राफ किसके बीच में है? log m log p। तो log p x हो जाएगा, तो स्लोप क्या है? m, तो 1 ही हो जाएगा, और इंटरसेप्ट क्या हो जाएगा? c। तो यहाँ पे पॉजिटिव इंटरसेप्ट है, तो ग्राफ कुछ इस तरीके से आएगा। ठीक है जी, अच्छा। उसके बाद बेटा एक और फॉर्मूला यहाँ पे लिखो। मेरे को पता है जो प्रेशर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है सोल्युबिलिटी ऑफ गैस के, यस और नो? यस मैम। तो मैं यहाँ पे एक फॉर्मूला लिख दूं, P1 बाय P2 S1 बाय S2। यस लिख दूं ना? बात ठीक है ना? क्योंकि प्रेशर जो है सोल्युबिलिटी ऑफ गैस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और बेटा जो सोल्युबिलिटी है, हो सकता है एग्जामिनर आपको वो ग्राम पर लीटर में दे दे, ठीक है, हो सकता है मोल पर लीटर में दे दे, है ना? अगर तुम्हें ग्राम पर लीटर से मोल पर लीटर में जाना है तो क्या करोगे? मॉलिक्यूलर मास से मल्टीप्लाई करते। ठीक है, चल पहले ये लिख लो बेटा, फिर मैं आगे चलती हूँ। कुछ मुश्किल नहीं है बेटा, क्वेश्चन बहुत इजी आता है इससे, अभी मैं आपको दिखाऊंगी। मैम हाँ लॉग नहीं लेते तो स्ट्रेट लाइन आता। यस बेटा, ओके मैम। ठीक है, चलो जल्दी से एक बार कंफर्म कर दो। यस मैम। यस मैम। चलो मैम सॉलिबिलिटी अगर ग्राम पर लीटर में होगी तो उसको मोल पर लीटर में कन्वर्ट करने के लिए मॉलिक्यूलर मास से मल्टीप्लाई क्यों करेंगे? हाँ, फिर से बोलो। अगर सोल्युबिलिटी ग्राम पर लीटर में होगी, उसको मोल पर लीटर में कन्वर्ट करना है,
तो उसको मॉलिक्यूलर मास से मल्टीप्लाई क्यों करेंगे? नहीं, जरूरी नहीं। अगर मान लो तुम्हारे पास जो एग्जाम, अगर मान लो क्वेश्चन तुम्हारा इस तरीके से आता है, अगर तुम्हें मान लो आंसर ग्राम पर लीटर में नहीं मोल पर लीटर में देना है, तो उसको करना पड़ेगा ना फिर मॉलिक्यूलर मास से मल्टीप्लाई। और अगर मान लो मोल पर लीटर में है लेकिन आंसर तुम्हें ग्राम पर लीटर में देना है, तो आप मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, डिपेंड करता है क्वेश्चन। अभी मैं क्वेश्चन दिखाऊंगी तुम्हें। हो गया बात? बस इतना तुम्हें ध्यान रखना था बेटा। अब आगे चलते हैं, टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ेगा सोल्युबिलिटी ऑफ गैस पे। ठीक है, पहले तो मुझे ये बताओ, जब मैं वो प्रेशर मैंने बढ़ा दिया था, जब जैसे जैसे मैं प्रेशर बढ़ा रही थी, आपका सोल्युबिलिटी गैस ज्यादा होगा सोल्यूशन में। तो एक टाइम पे मैंने क्या कहा था, इक्विलिब्रियम आ जाएगा, मतलब जितने गैस के मॉलिक्यूल बाहर जा रहे थे उतने ही अंदर एंटर कर रहे होंगे। ठीक है, अच्छा तो एक बात बताओ, ध्यान से सुनना, यहाँ पे मैंने एक चीज लिखी हुई है, इधर देखो, गैस प्लस सॉल्वेंट इसको ऐसे लिख सकती हूँ क्या मैं? इसको ऐसे लिख सकती हूँ यस मैम। या और भी अच्छे से लिखना है तो इसको ऐसे लिख लो। मान लो तुम्हारी एक्स कोई गैस है और वो इक्विलिब्रियम में है सॉल्यूशन के साथ, लिख दूं ऐसे? ठीक है, अच्छा अब मुझे ये बताओ, अगर गैस बेटा सॉल्यूशन में डिसोल्व हो रही है तो जनरली वो प्रोसेस कैसा होता है? एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है, मतलब उसमें हीट क्या हो रही होती है बेटा? रिलीज हो रही होती है। तो यानी कि जो मेरा फॉरवर्ड डायरेक्शन है वो एक्सोथर्मिक हो गई और जो मेरा बैकवर्ड डायरेक्शन है मेरा बेटा वो एंडोथर्मिक हो गई। मैंने एटलर प्रिंसिपल पढ़ाया हुआ है। ठीक है, में से एक किसी स्टूडेंट ने लीच एटलर का पूछा भी था। कमनप्रीत तुमने पूछा? अच्छा कमनप्रीत, वो इक्विलिब्रियम चैप्टर में आता है जो कि काफी इंपॉर्टेंट है और इसमें भी थोड़ा सा यूज हो रहा है उसका। ठीक है, अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगी तो मेरा इक्विलिब्रियम कौन सी डायरेक्शन में जाएगा? किसी को याद है? फॉरवर्ड में? नहीं, बैकवर्ड में। बैकवर्ड में। अगर कोई अगर फॉरवर्ड में तो बैकवर्ड में तो जाएगा ही जाएगा, कहीं तो जाएगा। अब एक बच्चा को मैंने मना कर दिया कि बेटा फॉरवर्ड में नहीं, तो दूसरा तो बोल देगा। ठीक है, तो बेसिकली याद करो, मैंने कहा था जब टेम्परेचर बढ़ाओगे तो आपका जो इक्विलिब्रियम है एंडोथर्मिक वाली डायरेक्शन में जाएगा। अभी मैं एक बार फिर इसका रीजन बता रही हूँ, ध्यान से सुनना, जल्दी से बताऊंगी क्योंकि लीच एटलर प्रिंसिपल डिटेल में नहीं बता सकते हैं। बेटा अगर तुम्हारा मान लो इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश्ड हो चुका है, लेकिन अगर तुम टेम्परेचर में चेंज कर रहे हो तो इक्विलिब्रियम अपने आप को मतलब इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाएगा। ठीक है, तो इक्विलिब्रियम कहाँ मूव करेगा? जहां पे तुम्हारा गया किए गए चेंज को वो क्या कर दे? खत्म कर दे, नलिफाई कर दे। तो एक बात बताओ, पहले ही रिएक्शन में से हीट रिलीज हो रही है। ठीक है, मान लो कोई सोल्यूशन है, ठीक है, ऑलरेडी हीट निकल रही है बाहर, तुम उसको और हीट दे रहे हो, क्या ये लेना चाहेगा? क्या ये लेना चाहेगा? नहीं लेना चाहेगा। ठीक है, तो यानी कि क्या करना चाहेगा? ये हीट नहीं लेना चाहेगा। तो अगर तुम मान लो टेम्परेचर का, तो आपको क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? इसका टेम्परेचर कम करना पड़ेगा, टेम्परेचर कम करना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा तो ध्यान से सुनो, जब आप टेम्परेचर बढ़ाते हो तो क्या होगा? रिएक्शन कहाँ जाती है? एंडोथर्मिक वाली डायरेक्शन में, मतलब जो आपका इक्विलिब्रियम है वो कहाँ जाता है? एंडोथर्मिक वाली डायरेक्शन में, यानी कि बैकवर्ड में जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर आप टेम्परेचर कम करते हो तो रिएक्शन कहाँ जाती है? एक्सोथर्मिक वाली डायरेक्शन में, यानी कि फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। यस और नो? यस मैम। लीच एटलर प्रिंसिपल नहीं आता है, प्लीज आप वीडियो देख लेना मेरी। ठीक है, समझ में आ जाएगा। यहाँ पे अपन डिटेल में नहीं पढ़ सकते ना, नहीं तो 1 घंटा और चला जाएगा अपना। ठीक है, तो एक बात बताओ, अगर आप चाहते हो कि आपकी ज्यादा से ज्यादा गैस जो है वो डिसोल्व हो तो मुझे टेम्परेचर क्या करना पड़ेगा? कम करना पड़ेगा या ज्यादा करना पड़ेगा? यानी कि अगर आप टेम्परेचर कम करोगे तो इक्विलिब्रियम जो है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, लेकिन अगर तुम टेम्परेचर बढ़ा दोगे तो सोल्युबिलिटी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। कम हो जाएगी। तो यही तो लिखा हुआ है बेटा कि अगर तुम टेम्परेचर बढ़ा दोगे तो सोल्युबिलिटी कम हो जाएगी। हाँ के ना? यस मैम। तुम्हें पता है अगर सोल्युबिलिटी कम हो गई तो हेनरीज कांस्टेंट क्या हो रहा था हमारा? वो भी कम हो रहा था। सॉरी, ज्यादा हो रहा था, क्योंकि KH इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सोल्युबिलिटी। अब पता चल गया टेम्परेचर और KH का रिलेशन? यस।
ठीक है, मैं कैसे बोल रही थी कि टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू KH, हेनरीज कांस्टेंट, वो ऐसे कि अगर सोलिबिलिटी कम है मतलब टेम्परेचर ज्यादा रहा होगा, या तुम ऐसे भी सोच सकते हो अगर सोलिबिलिटी कम है मैम तो KH ज्यादा रहा होगा तो टेम्परेचर भी ज्यादा रहा। ठीक है जी, क्लियर हो गया। तो यानी कि गैस की सोलिबिलिटी क्या होती है बेटा, लिक्विड में डिक्रीज होती है अगर तुम टेम्परेचर बढ़ा दोगे, बस। ठीक है, अच्छा अब तुम्हारी मजेदार एप्लीकेशन आने वाली है। कोका कोला तो सारे ही पीते हो, है ना? मैम। अब मुझे ये बताओ, पता है एक बार बताऊं, तुम इसको खुद ही एक्सप्लेन कर दोगे, कोई भी बच्चा इसको एक्सप्लेन कर सकता है। ठीक है, अच्छा मुझे सोच के बताना, जैसे तुम घर में कुछ भी लाते हो, कोका कोला लाते हो, थम्स अप लाते हो या कोई और कोल्ड ड्रिंक लाते हो, तो किसी ने ऐसा तो जरूर किया होगा, उसको ऐसे ऐसे शेक किया होगा, ऐसे 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 ऐसे, देखो ऐसे ऐसे, और एकदम खोल दिया होगा और वो आगे होगी एकदम बाहर, हिस करके। यस मैम। यस मैम। ऐसा क्यों होता है, सोचा है कभी किसी ने? ना 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 ना, हैंड रेस करो, हैंड रेस करो, सारे एक साथ बोल दो, तुम लोग ना कुछ समझ में ही नहीं आता, हैंड रेस करो। ओके, हर्षिता आप बताओ। मैम उसमें CO2 रहता है ना, एंड ज्यादा प्रेशर रहता है तो एकदम से खुलने पे। आवाज ही नहीं आई मेरे को तो। मैम उसमें मतलब CO2 एनक्लोज रहता है ना लिक्विड में, तो फिर ज्यादा प्रेशर अप्लाई करेंगे और एकदम से खुलते हैं तो CO2 बाहर। हाँ ठीक है, वेरी गुड। और बताओ तमनप्रीत। मैम वो जब हम उसको हिलाते हैं तो उसके अंदर प्रेशर जो होता है वो ज्यादा हो जाता है ना, इसलिए एकदम खोल देते हैं तो फिर इसलिए। वेरी गुड। देखो बेसिकली जो क्या होता है, जो आपकी कोल्ड ड्रिंक्स होती है जिसमें आपकी कार्बोनेटेड वाटर, यानी कि जो ये आपकी एरेटेड ड्रिंक्स होती है जिसमें CO2 डिसोल्व होता है ना, वो हाई प्रेशर पे डिसोल्व होता है। ठीक है, बहुत ज्यादा हाई प्रेशर पे गैस जो है वो डिसोल्व की जाती है सॉल्वेंट में। ठीक है, तो जैसे ही बेटा आप क्या करोगे, ये तुम्हारी कुछ भी ले लो बोतल है, इसमें जो CO2 डिसोल्व है, CO2 डिसोल्व है वो हाई प्रेशर पे डिसोल्व है। ठीक है, लेकिन जैसे ही तुम बोतल के कैप को खोलोगे, ढक्कन को खोल दोगे, ओपन कर दोगे, तो क्या होगा, अंदर का प्रेशर बहुत ज्यादा है, बाहर का प्रेशर लो है, और नेचर की क्या टेंडेंसी होती है, फ्लो कहाँ से कहाँ होगा, हाई प्रेशर टू प्रेशर। ठीक है, तो क्या होगा बच्चे, तो यस आपकी जो कोल्ड ड्रिंक है, जो आपकी CO2 है, वो बबल्स की फॉर्म में इस तरीके से बाहर आ जाती है, क्योंकि बाहर का प्रेशर कम है और अंदर का प्रेशर ज्यादा था, तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर आ जाएगी, और तब तक आएगी जब तक जो एक आपका जो एटमॉस्फेयर में CO2 है और जो इसमें थी, उन दोनों का वो किस पे ना आ जाए, इक्विलिब्रियम पे ना आ जाए। और जब ये हो जाएगा तो आपकी कोई गैस बाहर निकलेगी ही नहीं, क्योंकि तभी तो होता है ना बेटा, अगर मान लो आप एक बार इस कोल्ड ड्रिंक को खोल लो और पी लो, सारी मत पियो, थोड़ी कम पियो, उसके बाद जब आप इसको फ्रिज में या कहीं पे भी रख देते हैं, उसके बाद ऐसी कुछ आप कहते हो ना, हाय मजा ही नहीं आ रहा, अंदर गैस ही नहीं, अंदर है ही नहीं, हाँ यस मैम। कि वो सारी निकल गई है। ठीक है, क्योंकि वो सारी जो है निकल गई है, इस वजह से तुम्हें फिर मजा नहीं आता, अगर पीना है तो एक ही बारी में गट मार के पी जाया करो। ठीक है जी, समझ गए? तो बेसिकली ये क्या है बेटा, हेनरीज लॉ की एप्लीकेशन है, क्योंकि हेनरीज लॉ क्या कहता है कि जितना ज्यादा प्रेशर होगा उतना ही गैस की सोलिबिलिटी क्या होगी बेटा, ज्यादा होगी। तो यस, ये एक वन ऑफ द रीजन है कि जो आपकी सॉफ्ट ड्रिंक्स में सोलिबिलिटी होती है वो CO2 की ज्यादा होती है, क्योंकि उसको हाई प्रेशर में डिसोल्व किया जाता है। चलो मैं एक एग्जांपल तुम्हें देती हूँ, तुम मुझे बताना, एक क्वेश्चन है तुम लोगों के लिए। एक रानी है, एक काजल है, ठीक है, एंड दोनों के हाथ में मैंने कोका कोला दे दी, कोका कोला दे दी, बंद है बिल्कुल, कोका कोला गाना भी तो है ना इसका, तो कोका कोला का, हाँ, तो कोका कोला दे दी। ठीक है, अब रानी खड़ी है अपने यहाँ नीचे ही जहाँ पे वो बैठी है, सी लेवल, ठीक है, मतलब या थोड़ा सा और नीचे कहीं जा रही है, और काजल जा रही है हाइट पे, हाइट पे जा रही है, बहुत ऊपर हिल स्टेशन जा रही है, किसी ठंडी बहुत हिल स्टेशन पे जा रही है ना। तो अब मुझे ये बताओ, क्या काजल के हाथ में जो कोका कोला और जो रानी के हाथ में कोका कोला है, किस केस में जो आपकी CO2 है, जब आप उस बोतल को खोलोगे, रानी खोलेगी नीचे और काजल खोलेगी ऊपर, तो कहाँ पे आपकी जो CO2 है वो जल्दी बाहर निकलेगी?
मैम सी लेवल में। नीचे बता रानी दो। के level- सी लेवल नीचे मैम लेवल पे नीचे लेवल पे, हाइट पे नहीं होगा। वहां पे होगा ज्यादा मैम, प्रेशर पर ज्यादा टाइम लेते हैं। वहाँ पे ज्यादा प्रेशर नहीं रुको होगा रुको एक रुको, हैंड रेज करो, मेरे को किसी का कुछ समझ में ही नहीं आया। हैंड रेज करो, कौन बताएगा? रानी तुम बताओ। मैम। नेटवर्क स्लो चल रही है। कौन बताएगा? शिव तुम बताओ। मैम सी लेवल में प्रेशर मैम ज्यादा होगा, इसलिए मैम वहाँ पे कोका कोला का वो मतलब CO2 मैम नहीं नहीं जल्दी नहीं बाहर नहीं, निकलेगा। प्रेशर तो मैंने तुम्हें कोका कोला दोनों बंद दिए हैं, ठीक है। जितने हाई प्रेशर पे CO2 रानी के पास डिजोल्व थी, उतने ही हाई प्रेशर पे जो है काजल के पास डिजोल्व है। अब एक है जो सी लेवल पे मतलब नीचे खोल रहा है, और एक है ऊपर जाके खोल रहा है बोतल को। मैं बोल रही हूँ कहाँ पे किस केस में जो है CO2 बाहर निकलेगी जल्दी से, ये पूछा है मैंने। मैम वही मैम सी लेवल पे मैम जल्दी बाहर निकलेगा, क्योंकि बाहर का एटमोस्फेरिक प्रेशर मैम ज्यादा होता है ना हाई लेवल से। तो बल्कि बाहर का प्रेशर ज्यादा है तो वो कम निकलनी चाहिए, क्योंकि जो फ्लो होता है वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर होता है ना। बोलो हाँ या ना। यस मैम। मैम यस तमनप्रीत। मैम जब हम ऊपर जाते जाते हैं तो जो एयर मॉलिक्यूल्स होते हैं वो घटते जाते हैं, हाँ तो मतलब इसलिए ऊपर जाओगे तो तुम्हारा प्रेशर लो हो जाएगा। यस मैम। हाँ तो ऊपर जाएंगे तभी वो ज्यादा बाहर निकलेंगे, क्योंकि हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। वेरी गुड। सुना, ध्यान से समझो बेटा। दोनों को मैंने सेम कोका कोला की बोतल दी है। एक जो है लेके गई घूमने गई है, ठीक है काजल, एंड वो अपना वहां खोल रही हिल स्टेशन पे। क्योंकि जैसे जैसे बेटा आप हाइट पे लेके जाओगे ना, जितनी ऊपर जाते जाओगे प्रेशर कम हो जाएगा, और नीचे कंपैरेटिवली प्रेशर ज्यादा है, तो कहाँ पे जल्दी निकलेगी CO2? ऑब्वियस ही बात है, हाइट पे ज्यादा। को फोन करके पूछे काजल भाई बता भाई तेरा कितनी निकली? CO2 तेरी ज्यादा निकल रही है, मेरी ज्यादा निकल रही है, ठीक है। तो हाइट पे जो है वो ज्यादा निकलेगी, ठीक है बेटा, क्योंकि वहां क्या प्रेशर कम है मेरा बेटा, ठीक है। अच्छा, और एप्लीकेशन देखो, स्कूबा डाइवर्स का नाम तो सुना होगा, जो पानी में जाते हैं। यस यस ठीक है? तो स्कूबा डाइवर्स क्या होते हैं, अपने साथ तुम लोगों को सुना होगा, तुम लोगों ने ऑक्सीजन सिलेंडर साथ लेके जाते हैं। यस क्योंकि ऑक्सीजन सिलेंडर क्यों लेके जाते हैं बेटा, ध्यान से सुनना। क्योंकि जैसे जैसे बेटा आप नीचे जाते जाओगे ना, नीचे जाते जाओगे, तो वहां पे क्या होता है बेटा, प्रेशर बढ़ता जाता है, ठीक है। ऊपर जाते हैं प्रेशर कम होता है, जितना नीचे आते जाओगे प्रेशर क्या होता है, कम होता है। और स्कूबा डाइवर्स तो क्या होते हैं, और ज्यादा नीचे आते हैं, ठीक है। तो प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। और अगर आपको पता है जब प्रेशर बढ़ता है तो सोलिबिलिटी भी बढ़ती है, यस और नो? यस मैम। ठीक है। तो वहां पे क्या होती है, जो आपकी पहले तो बात है बॉडी में N2 जो है वो डिसोल्व नहीं होती है, लेकिन अगर आप ज्यादा नीचे चले जाओगे तो हाई टॉक्सिक जो बहुत ज्यादा टॉक्सिक गैसेस होती हैं, वो भी जो होती हैं अपने ब्लड में डिसोल्व होने लग जाती हैं। जैसे O2 बहुत ज्यादा डिसोल्व हो जाता है। O2 कुछ हद तक हमारी बॉडी के लिए जरूरी है, बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। N2 जो कि बहुत ज्यादा टॉक्सिक होती है, उसकी भी हमारे जो ब्लड में है सोलिबिलिटी बढ़ जाती है। तो काफी सारे गैसेस की सोलिबिलिटी बढ़ जाती है। तो जब मान लो स्कूबा डाइवर अगर एकदम से ऊपर आएगा सरफेस पे, ध्यान से सुन लेना, अगर वो नीचे से एकदम सरफेस पे ऊपर आएगा तो प्रेशर एकदम से कम हो जाएगा। एकदम से कम होगा तो जो गैसेस है वो रिलीज होंगी हमारे ब्लड से। तो जो N2 रिलीज होती है वो बबल की फॉर्म में रिलीज होती है। मतलब अगर ये तुम्हारी वेन्स है तो बबल की फॉर्म में जो है N2 बाहर निकलती है, ठीक है। और इसकी वजह से क्या होती है, तुम्हें खतरनाक बीमारी होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, बोलो? बेंट्स नाम की बीमारी होती है, और इससे तो कई बार डेथ भी रिपोर्ट की गई, ठीक है। तो इसीलिए हमें दो बातों का ध्यान रखना पड़ता है। जब हम नीचे जाते हैं तो हमें ऑक्सीजन सिलेंडर लेके जाना पड़ता है। इसमें क्या होता है बच्चे, इसमें डाइल्यूएंट मिलाए होते हैं, लाइक हीलियम मिलाया होता है, ठीक है। हाँ, ताकि जो टॉक्सिक गैसेस का इफेक्ट है, जो बहुत ज्यादा कंसंट्रेशन में जो डिसोल्व हो रहा है, उसका ज्यादा टॉक्सिक इफेक्ट ना हो हमारी बॉडी में, ठीक है। और जब भी हम ऊपर आते हैं तो हमें थोड़ा आराम आराम से ही ऊपर आना चाहिए, ताकि हमें ये खतरनाक जो डिसीज है बेंट्स नाम की वो ना हो, ठीक है। ये पहली एप्लीकेशन थी। अब देखो मैंने ये यहाँ पे तुम्हारे नोट्स के लिए चिपका दिया है, एक बार इसको पढ़ लो और कंफर्म करो, थम्स अप दे दो, यस मैम क्लियर है।
हमारी क्लास कितने बजे होती है ये वाली? 8 बजे? हाँ तो वैसे अच्छा, मैम। तो हमें 1 घंटा ही हुआ, आधा घंटा और पड़ा है। एक बार इसको पढ़ना, फिर मैं इसको हिंदी में एक्सप्लेन करती हूँ। वो कह रहे हैं कि जब पानी के अंदर चले जाते हैं तो हाई प्रेशर होता है, तो जब वो सांस लेते हैं, जब ब्रीथ लेते हैं, तो हाई कंसंट्रेशन में गैसेस डिजोल्व हो जाती हैं। और अगर प्रेशर इंक्रीज हो गया तो सोलिबिलिटी जो एटमॉस्फेयर में जो गैसेस हैं वो ब्लड में बढ़ जाएंगी। तो जब आपके जो डाइवर्स है सरफेस पे आते हैं तो प्रेशर एकदम से डिक्रीज होता है। तो जो आपका प्रेशर क्या हो रहा है, कम हो रहा है, तो आपकी जो सोलिबिलिटी है गैस की वो भी कम हो जाएगी। तो उसमें जो गैसेस आपकी रिलीज हो रही होती है बॉडी से, वो आपके ब्लड में क्या बना लेती हैं, बबल्स बना लेती है नाइट्रोजन के, जिसकी वजह से जो आपकी कैपिलरीज है वो ब्लॉक हो जाती है और सीरियस मेडिकल कंडीशन हो जाती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, वेंट्स बोलते हैं, जो कि काफी ज्यादा पेनफुल एंड डेंजरस होती है अपनी लाइफ के लिए। ठीक है। अच्छा, अगर हमें अवॉइड करना है बेंट को तो हमें क्या करना पड़ता है, एज वेल एज टॉक्सिक इफेक्ट जो हमारी बॉडी में है, उसके लिए हम जो टैंक्स हैं वो जो यूज करते हैं स्कूबा डाइवर, उसमें क्या होते हैं, एयर डाइल्यूटेड विद हीलियम। कितना होता है, 11.7%। आपको परसेंटेज याद होगा तो अच्छी बात है, वैसे क्वेश्चन नहीं आता डायरेक्ट परसेंटेज से। 56.2% नाइट्रोजन होता है एंड 32.1% जो होता है ऑक्सीजन होता है। और हीलियम की सोलिबिलिटी क्या होती है ब्लड में, कम होती है, लो सोलिबिलिटी, क्योंकि इसकी केएच की वैल्यू बहुत ज्यादा होती है। सिद्रा है क्या क्लास में? सिद्रा बोली भी नहीं ना। प्रिया, ऋषभ, प्रिया, स्नेहा, ऋषु, प्रखर, अनिरुद्ध, अंकिता, ठीक है क्या बेटा? करण, दीक्षा, शिव, दीप, महेश, ठीक है। चल, एक और एप्लीकेशन है हेनरीज लॉ की, थर्ड एप्लीकेशन, वो है जैसे जैसे अभी तुमने ही बता दिया था, जैसे जैसे हम हाइट पे जाते हैं, तुमने फील भी किया होगा, जैसे हम बहुत हाइट पे जाते हैं तो हमें सांस नहीं ली जाती है ना, हम अच्छे से ब्रेथ नहीं ले पाते, क्योंकि वहां पे जो ऑक्सीजन का लेवल है वो कम हो गया है। तो हमारे ब्लड में ऑक्सीजन जो है जितना डिजोल्व होना चाहिए उतना नहीं होता। ठीक है। तो उसके उससे क्या होता है, हम कैसे फील करते हैं, डिजीनेस, चक्कर से आते हैं, है ना, वॉमिटिंग सा होता है। ठीक है, वो किसका सिम्टम्स होता है, एनोक्सिया का सिम्टम्स होता है। ठीक है। तो एक ये एप्लीकेशन है आपकी हेनरीज लॉ। ठीक है। तो ये तीनों एप्लीकेशन जो है पेपर में आपकी आती है लिखने के लिए। तो डायग्राम मत बनाना पेपर में, ठीक है, डायग्राम तो सिर्फ आपको थोड़ा सा विजुअलाइज कराने के लिए कि ऐसा ऐसा है। ठीक है। सो बस यही है। उसके अलावा बेटा हेनरीज लॉ की कुछ लिमिटेशन भी है। क्या क्या लिमिटेशन है हेनरीज लॉ की? पहला, प्रेशर बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए और टेम्परेचर बहुत ज्यादा लो नहीं होना चाहिए, ये कंडीशन है भैया हेनरीज लॉ की। उसके बाद जो गैस डिजोल्व कर रहे हो उसमें कोई भी ऐसा केमिकल रिएक्शन नहीं होना चाहिए, और जो गैस आप डिजोल्व कर रहे हो वो डिसोसिएट या एसोसिएट नहीं होनी चाहिए। ठीक है। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, नोट सो इम्पोर्टेंट, बट फिर भी आप लिख लो, पेपर में आ सकती है तुम्हारे बोर्ड्स में। ठीक है, नीट में इससे नहीं पूछते हैं सवाल। अपेक्षा, ठीक है बच्चे, क्लियर? अपूर्वा, मोनिका, रानी, जानवी, हर्षदा, यस मैम। चलो यस। अब करते हैं हम क्वेश्चन जो कि इंपॉर्टेंट है। कितने क्वेश्चन है? 3, 4, 5, 6, 6 क्वेश्चन है बेटा, आ जाओ। पहला क्वेश्चन है ये, एक बार इस क्वेश्चन को पढ़ो। ये आपके एनसीईआरटी का क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार ये उसमें भी आया हुआ है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आया हुआ है। कुछ समझ आ रहा है?
यस Yes. मैम। Yes, ma'am. ठीक है अनिरुद्ध? ओके, क्या लग रहा है दिया? तुम मुझे बताओ बेटा, क्या लग रहा है क्वेश्चन को देखकर? क्या पूछा है इसमें? नेहा आप बताओ। हाँ जानवी आप बताओ। मैम केज की वैल्यू दी हुई है और पार्शियल प्रेशर भी दिया हुआ है, तो वहां से xn2 निकाल लेंगे और फिर मोल फ्रैक्शन यूज करके, मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला यूज करके n2 का निकाल लेंगे और वेरी उसको गुड, फिर मिलीमोल्स में कन्वर्ट कर देंगे। शाबाश। क्या आ रहा है आंसर? 0.7 × 10⁻³ आ रहा है, बट उसको मिलीमोल्स में कैसे कन्वर्ट होगा मैम? बेटा 1 मोल इज इक्वल टू 10⁻³ मिलीमोल होता है। ठीक है, कर दो उसको, फिर कन्वर्ट, मल्टीप्लाई कर दो 1000 से। 0.7 आ रहा है। 0.7 आ रहा है? यस मैम। 0.7 मिलीमोल आ रहा है क्या? चेक करना पड़ेगा मुझे। चलो पहले अप्रोच देखते हैं बेटा। यस मैम आपको यही आ रहा है। यही आ रहा है, चलो देखते हैं। आपको बोला है इफ N2 गैस इज बबल थ्रू वाटर एट 293 केल्विन। ठीक है, मतलब वो ये बोल रहा है, आपको ये बताना है कि कितने मिलीमोल। बेटा स्नेहा समझने की कोशिश करो ना कि क्या दिया हुआ है। ठीक है, आप लोग डायरेक्ट बोल देते हो मैम समझ नहीं आ रहा है क्वेश्चन, समझने की ट्राई करो। नहीं आ रहा है तो 2 बार पढ़ो उसको। हाउ मेनी मिलीमोल ऑफ N2 गैस, मतलब कितने मिलीमोल जो है N2 गैस के तुम डिजोल्व करोगे 1 लीटर ऑफ वाटर। मान लो तुम्हारे पास 1 लीटर पानी है, ठीक है, इसमें तुम कितने N2 के मिलीमोल डिजोल्व करोगे। ठीक है, अच्छा ये पूछा उसने। और जो प्रेशर है, पार्शियल प्रेशर जो N2 का है वो कितना दिया हुआ है तुम्हें? 0.987 बार। हेनरीज कांस्टेंट तुम्हें दिया हुआ है, तो क्या करूंगी? फॉर्मूला लगाऊंगी, मोल फ्रैक्शन इनटू हेनरीज कांस्टेंट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? मोल फ्रैक्शन ऑफ N2 निकाल लो, कितना हो जाएगा? 0.987 डिवाइडेड बाय 76.48। तुमने कैलकुलेटर से सोल्व किया होगा आई गेस। No. 1.9 × 10⁻⁵ है। एक बार मैं इसको कैलकुलेटर से सोल्व करती हूँ। वैसे तो आप 1 भी ले सकते हो इसको, अगर मान लो ऑप्शन में ज्यादा डिफरेंस है तो। बाकी अभी फिलहाल के लिए मैं तो इसको इससे कर रही हूँ क्योंकि मैं तो कर सकती हूँ। तो इसका आ रहा है बेटा 0.0129, यही आ रहा है। 3 आ रहा है। हाँ यस मैम यही है। यस मैम। तुम 13 ले लो, है ना, राउंड ऑफ कर दो। ठीक है, अच्छा अब हमारे पास मोल फ्रैक्शन आ गया। अब निकाल लेते हैं मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन आ गया तो ये क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2 प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, अब आप नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट बहुत ज्यादा है तो आप इसको नेग्लेक्ट कर दो। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा बेटा? 0.013 नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2। लेकिन सॉल्वेंट के मोल क्या हो जाएंगे? गिवन मास बाय मोलर मास। अब यहाँ पे सॉल्वेंट क्या है बेटा? पानी है। अब 1 लीटर बोला है ना, 1 लीटर वाटर, तो हमें पता डेंसिटी कितनी होती है वाटर की? 1 ग्राम पर ml। तो यानी कि 1000 ग्राम हो जाएगा।
तो गिवन मास Yes, ma'am. बाय मोलर मास, तो इसको जब आप कैलकुलेट करोगे ये आता है 55.55 समथिंग। ये तो याद ही रख लो। ये गिवन वॉल्यूम ओवर मोलर वॉल्यूम करके भी कर सकते थे। मोलर वॉल्यूम कहाँ से लेके आए? वॉल्यूम एट एसटीपी। ना 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 बच्चे, ये जो वाटर है इधर देखो, आपका वाटर लिक्विड है ना, और एसटीपी की कंडीशन आप गैसेस उस पे लगाते हो ना बेटा। यस। एसटीपी वाली कंडीशन आप गैसेस पे लगाते हैं, हेयर वाटर इज इन लिक्विड, तो आप वो नहीं लगा सकते हो। तो यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स कितने आ जाएंगे, मैं इसको सोल्व कर रही हूँ विद द हेल्प ऑफ माय कैलकुलेटर, मेरा रामबान, इनटू 55.55, तो ये आ रहा है 0.722 मोल्स में आएगा। ये आपको मिली मोल में लेना है तो आपको इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको आप मल्टीप्लाई कर दो 1000 से, तो ये आ जाएगा। नहीं, ये तो फिर गलत आ रहा है ना, गड़बड़ है क्या? मैम 10⁻³ से नहीं करेंगे मिलीमोल्स को? नहीं, ये तो आपका, एक मिनट रुको मेरे को चेक करने दो, यहाँ पे क्या पूछा था। मैम N2 का वैल्यू मैम 0.13 होना चाहिए था, मैम आपने 0.013 ले लिया। अच्छा हाँ, मैं तभी सोचू कुछ तो गड़बड़ किया है, एक मिनट रुकना। 76.48, हाँ 0.0129 आ रहा है आंसर तो। यस, यही आ रहा है। यस मैम, यही बोला था। अगर आप अच्छा ओके, अरे भाई साहब एक गड़बड़ कर दी, तुमने भी नहीं देखा, पिटाई करूंगी मैं तुम लोग। मैम प्रेशर को चेंज करना था मैम, बार में किलो बार में दिया हुआ है। मल्टीप्लाई नहीं किया, यही तो होगी ना गलती, ठीक है। अब मल्टीप्लाई करो इसको, अब सारा चेंज करना पड़ेगा अपने को, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, समझ गए ना, किलो बार को उसमें भी तो चेंज करेंगे 1000 में। यस मैम। यस ठीक है, अब कर देते हैं हम फटाफट। अब कितना आ रहा है, अब तो हो ही जाएगा। 0.7 10⁻³ ठीक है, 76.48, एक बार मैं अपनी तसल्ली के लिए कर लेती हूँ कैलकुलेशन। तो ये आ रहा है नीचे 76480 और ऊपर आ रहा है 0.987। तो 0.987 को जब मैं डिवाइड करूंगी 76480 से, तो ये आ रहा है 1.29 इंटू 10⁻⁻5, ठीक है। अब इसको यहाँ ले लो, हो जाएगा। यस मैम। अब हो जाएगा 55.55, तो ये आ रहा है 71.65 इंटू 10⁻⁻5। यहाँ पे लिख दो, यहाँ पे लिख देती हूँ। मैम मेरा तो बिना चेंज किए भी यही आ रहा। नहीं बेटा, गलत आ रहा होगा, इसको पहले चेंज करो, क्योंकि अगर यूनिट में चेंज नहीं करोगे तो मोल फ्रैक्शन यूनिटलेस कैसे आएगा, है ना। ये आपको यूनिटलेस चाहिए ना बच्चे, तो आपको करना पड़ेगा। तो 71.96 आ रहा है कितना, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई कर दो 1000 से, तो ये कितना आ जाएगा, 0.716। अभी भी कुछ गड़बड़ आ रही है। इसका आएगा 1000 से, एक मिनट रुको, ये आएगा 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो आएगा तुम्हारा आंसर 0.071, इतना मिलीमोल आएगा। पता है कैसे, देखो इधर, 1000 से डिवाइड क्यों किया? देखो इधर आओ, अपना कितना आ रहा था नंबर ऑफ मोल, 71.65 आ रहा था ना, ठीक है। यस। अपने को किसमें चाहिए, मिली मोल में चाहिए। तो मिली मोल हमें पता है, 1 मिली मोल में, ध्यान से सुनना, 10⁻³ होता है, ठीक है, ठीक है जी। ऐसे नहीं मल्टीप्लाई कर सकते हैं ना हम डायरेक्ट, तो अपन क्या करेंगे, 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर देंगे, 10⁻³ से डिवाइड कर देंगे, बात ठीक है, ठीक है। तो जब आप डिवाइड करोगे कितना आ जाएगा, 0.071 मिलीमोल आ जाएगा, है ना। यस मैम। बोलो क्या कहते हो, बोलो, ठीक बात है। तो हमें क्या चाहिए था, मिलीमोल में चाहिए था, मैंने क्या किया, 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर दिया, 10⁻³ से डिवाइड कर दिया, आ गया मेरे पास आंसर। डायरेक्ट नहीं कर सकते मल्टीप्लाई जैसे मैं कर, ठीक है। सो दिस इज योर फाइनल आंसर, ठीक है। अब ये वाला क्वेश्चन कीजिए बेटा, ये भी एनसीईआरटी का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तुम्हारा, बहुत ज्यादा पॉपुलर क्वेश्चन है पेपर में। वो कह रहा है H2S गैस है, बहुत ही टॉक्सिक गैस है और सड़े हुए अंडे जैसी उसकी बदबू आती है,
उसको यूज किया जाता है क्वालिटेटिव एनालिसिस में, जो कि तुम अपने लैब में सीखोगे। वो कह रहे हैं कि अगर सोलिबिलिटी गैस की इतनी है 0.195 मोलल है, तो आपको हेनरीज लॉ कांस्टेंट निकालना है। चलो भाई करो। हम इसमें जो 0.195 एम लिखा है वो एम मोल्स बता रहा है कि मोलैरिटी? मोलल है, मोलैलिटी बता रहे हैं, यानी कि 0.9195 मोल्स ऑफ H2S है प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। ये मतलब है इसका बेटा। ठीक है, करो। कोई बात नहीं शिव, थोड़ा सा बेटा बैटरी का वो देखा करो, क्योंकि 9:30 तक क्लास होती है ना, तो फिर थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। यस मैम। हुआ? हो रहा है मैम। यहाँ पे पार्शियल प्रेशर क्या लोगे, वही लेना 0.987 बार, बट आप 1 बार भी ले सकते हैं इसको, अगर कैलकुलेशन इजी करने, थोड़ा सा डिफरेंस आ जाएगा बस। टू 289.5 तो ज्यादा आ रहा है बेटा, 282 के आसपास आ, 282 आ रहा है। 280 2 कैसे किया हर्षदा? मैम सोल्यूशन ऑफ H2S गैस दिया हुआ है हमें। फॉर्मूला क्या लगाया? फॉर्मूला मैम पहले मैंने नंबर ऑफ मोल्स निकाल दिए। फॉर्मूला क्या लगाया? फॉर्मूला पूछ रही हूँ बेटा, मैम हेनरीज लॉ का फॉर्मूला है। वही पूछ रही हूँ, बोलो ना। मैम पार्शियल प्रेशर इज इक्वल्स टू K इनटू मोल फ्रैक्शन। KH इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ H2S। ये H2S गैस है, ठीक है, ये गैस भी H2S है, ठीक है। तो KH क्या हो जाएगा अपना? पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस डिवाइडेड बाय मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस, ठीक है। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस आपको दिया ही हुआ है 0.987, मतलब नहीं दिया हो तो मानना है। उसके बाद मोल फ्रैक्शन ऑफ ये आपको निकालना पड़ेगा। तो ये कैसे निकालोगे? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2S गैस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2S गैस प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। ध्यान रखना, इसको नेग्लेक्ट मत करना यहाँ पे H2S को, क्योंकि 0.2 समथिंग है, तो वी कांट नेग्लेक्ट दिस, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 0.195 प्लस 55.55। तो इसको आपको सोल्व करना पड़ेगा, और ये जो है आपका 0.0035 आ रहा है। हाँ 0.0035 आ रहा है। पूरे को सोल्व करने पे 1 मिनट। यस मैम। हाँ बेटा, मैम जो हर गैस का एसटीपी पे प्रेशर 0.987 बार ही ले रहे हैं। आप देखो वैसे तो प्रेशर आप 1 बार ले लो, ठीक है, क्योंकि मैंने आपको 1 बार ही सिखाया, बट एग्जैक्ट लोगे तो इतना है, ठीक है। आप 1 बार ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, अगर कैलकुलेशन इजी करनी है। अगर मान लो पेपर में क्वेश्चन आ जाता है बेटा, अगर आप 1 बार लेके कर रहे हैं तो इसका आंसर आएगा 285 के आसपास। बट अगर आप 0.987 लेके आ रहे हैं और उसको डिवाइड कर रहे हैं, तो आपका आएगा एग्जैक्ट 282 बार,
मैम वहाँ पे 0.745 आ रहा है। एक सेकेंड, तुम लोग साथ मत बोला करो। हाँ, पहले मैम, कौन बोल रहा था? हाँ हर्षिता। और जो आपने 0.195 लिखा है उसके नीचे 55.745 आया है। अच्छा, वो मैं समझ गई। यही पूरा कैलकुलेट करके तुम्हारा 282 आएगा। बट अगर इनकेस आप 1 बार ले रहे हो तो आंसर कम्स अराउंड 25 के आसपास आएगा। तो अगर मान लो पेपर में एक क्वेश्चन आता है तो अगर ज्यादा गैप है ऑप्शन में तो तुम 1 बार लेके सोल्व करोगे तो तुम्हें मालूम पता चल जाएगा कि 285 के आसपास इसका आंसर होगा। हाँ जी बोलो। हाँ मैम मैं ये पूछ रही थी कि कोई भी गैस का एसटीपी पे प्रेशर 0.987 बार ही लेना है, कोई भी गैस का। यस, अगर आपका मान लो, क्योंकि एसटीपी का मतलब ही क्या होता है? प्रेशर कितना लेते हैं हम इसमें 1 बार, टेम्परेचर कितना लेते हैं हम 0 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अगर उसने एसटीपी, ध्यान रखना, अगर उसने एसटीपी बोल दिया ना, अगर उसने एसटीपी बोल दिया तो अगर उसने प्रेशर ऑफ गैस नहीं दे रखा है तो आपको कंसिडर करना पड़ेगा फिर 1 बार या 0.987 बार। देखो इस क्वेश्चन में भी यही किया था उसने। ठीक है, ये देखो अब ये ना Yes. इधर यहाँ पे इसने टेम्परेचर 293 केल्विन किया है, लेकिन उसने एज्यूम कर लिया कि इतना प्रेशर होगा। समझ पा रहे हो क्या बोल रही हूँ मैं? Yes. ठीक है, सो हाँ, तो वो जो दे रहा है आपको उसको मानना, अगर वो नहीं दे रहा है तो उसने यहाँ पे एसटीपी लिख दिया ताकि बच्चे जो है कंसिडर कर ले इतना। ठीक है, चलो हो जाएगा। Yes. चलिए एक क्वेश्चन करके देखिए। यस बेटा, ये वाला क्वेश्चन करके देखिए। कौन से वाला फॉर्मूला लगेगा काजल? कौन सा फॉर्मूला लगाऊं? बताओ, कौन बताएगा? अपेक्षा, कौन सा फॉर्मूला लगाऊं बेटा? अपूर्वा? मैम वो हाँ बोलो। मैम को P1 P2 इज इक्वल टू S1 S2। ओके, अपूर्वा कौन सा फॉर्मूला लगाऊं? मैम ये P1 over P2 equals to P1 by S1 over P2 S2। S1 by S2। प्रेशर मान लेते हैं P1 कितना है अपने पास 500 टोर, P2 क्या है अपने पास 750 टोर, और S1 की सोलिबिलिटी 0.01 है। क्या यहाँ से S2 की निकाल लोगे? कितना आ जाएगा ये? 0.015। 0.015। ठीक है, यस मैम। इजी था। Yes, ma'am. यस मैम। इस तरीके से आपको फॉर्मूला क्या करना है यूज, क्योंकि उसने कहा था कि जो N2 की सोलिबिलिटी है वाटर में 300 केल्विन और 500 टोर जब प्रेशर है तो ये 0.01 सोलिबिलिटी थी। आपको क्या निकालना है? सोलिबिलिटी निकालनी है 750 टोर पे, सॉरी आपको सोलिबिलिटी निकालनी है कितने प्रेशर पे? 750 पे। तो हमें ये तो बेटा पता ही है कि 500 जो प्रेशर है बेटा वो इंक्रीज हो रहा है, तो अगर प्रेशर इंक्रीज हो रहा है तो सोलिबिलिटी भी इंक्रीज होगी, यानी कि जो हमारी सोलिबिलिटी है वो 0.01 से क्या होगी? ज्यादा होगी। तो 0.05 हो नहीं सकता, 005 0.0075 भी नहीं हो सकता। तो या तो आंसर 0.02 में से होगा या आंसर 0.015 में होगा। समझ रहे हो मेरी बात? ऐसे करके इसको सॉल्व करना था। ये क्वेश्चन आया था बेटा नीट 2024 में। करो इसको सवाल को, और जिसको हो जाएगा वो प्लीज हैंड रेज करना। आज मैं देखना चाहती हूँ कौन से मेरे बच्चे ये सवाल कर पाते हैं। मैम वो 145.2 है क्या? नहीं, 145 कोमा 2 into 10 is to power -5
एंड 35, और तीनों के तीनों ही किलो बार में है। ये मत कंफ्यूज होना कि सिर्फ 35 किलो बार है। बच्चे बहुत कंफ्यूज हुए थे और गलत करके आए थे आंसर इस बार। बेटा इतना टाइम तुमने नीट में लगा दिया ना, क्वेश्चन चला जाएगा, पहले बता दे रही हूँ मैं। हैंड रेज करो। अपूर्वा और अपेक्षा का हो गया, बाकी मोनिका, वेरी गुड, अमनप्रीत, और ओम, प्रखर, अंकिता, स्नेहा, अपेक्षा, आप बताइए। मैम ऑप्शन बी। ऑप्शन बी। बी, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। अगर तुम इस साल बैठते नीट में तो तुम्हारे 4 नंबर बेटा तो तुम्हारे हाथ में थे। क्लैपिंग हो जाए, ठीक है। क्या बोल रहे हैं, ए बी सी, ये हेनरीज कांस्टेंट है, सोल्युबिलिटी बतानी है। तो जिसकी केएच की वैल्यू ज्यादा होगी सोल्युबिलिटी उसी की कम होगी। तो देखो सबसे ज्यादा ए की वैल्यू है बेटा, तो ए की सोल्युबिलिटी क्या होगी, सबसे कम होगी, और ए की ऐसा ऑप्शन था। तो ये तुम्हारा 4 नंबर का सवाल था, ठीक है। यस मैम, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल। वेरी गुड। और ये क्वेश्चन आया था 2023 में। अब देखते हैं ये कौन बताता है। 2 स्टेटमेंट दिए आपको, इसको पढ़ो स्टेटमेंट को। बेटा जिन बच्चों को हिंदी में जिनका हिंदी में पढ़ाया जाता है स्कूल में, तो आपको बहुत मतलब मेहनत करनी पड़ेगी। किस चीज में, जैसे अगर मान लो क्लास में टीचर ने पढ़ा दिया, आपको जाके अपनी एनसीईआरटी से पढ़ना पड़ेगा। अगर आप एक दिन भी मिस कर दे रहे हो ना वो, तो बेटा तीसरे दिन वो समझ में आएगा ही नहीं। जो आपको पढ़ाया जा रहा है उसको सेम डे आप पढ़ो जाके। अगर प्रॉब्लम आती है तो मेरे पास आओ कि मैम ये क्या बताया था, प्लीज आप इसको एक्सप्लेन कर दीजिए। चलो जल्दी से हैंड रेज करो, मैं देखना चाहती हूँ। वेरी गुड अपेक्षा, मोनिका, पूर्वा, जानवी, और करो। वेरी गुड दीपिका, हर्षिता, वेयर आर यू, तमनप्रीत, वेरी गुड दीपिका, रानी। मैम मुझे लीव करना पड़ेगा। अभी करना पड़ेगा? मैम मेरा नेट खत्म। विजिबल नहीं है। अंकिता भाई तुम लोग नेट का रिचार्ज करा के रखो। चलो हम फटाफट फिनिश कर रहे हैं, जल्दी से इसका आंसर चैट बॉक्स में बताओ ताकि मैं तुम लोगों के लिए क्लैपिंग करूं। मैम इसमें स्क्रीन विजिबल ही नहीं हो रहा। नेटवर्क गया बेटा तुम्हारा। क्या आंसर आ रहा है? वेरी गुड, ऑप्शन थर्ड। थर्ड। ए इज फॉल्स। ए फॉल्स कैसे है? ए फॉल्स कैसे बेटा, हीलियम तो यूज किया जाता है ना। ये तो ट्रू है, फॉल्स क्यों बोल रहे हो? और हीलियम की लो सोल्युबिलिटी होती है क्योंकि गलत कर रहा तो सेकंड Yes, ma'am. ऑप्शन है। मैम तो ऐसे कर दिया मेरे को उदास सा, ठीक है। 2 आएगा इसका आंसर, ठीक है। ये देखो एनसीईआरटी की टेबल है, इसको एक बार नजर मारना, ठीक है। देख रहे हो कि CO2, फॉर्मेल्डिहाइड, मीथेन, इन सब की कितनी कम वो जो KH की वैल्यू, कैन यू सी दैट, कितनी कम KH की वैल्यू, तो मतलब इनकी सोल्युबिलिटी बहुत ज्यादा होगी। ये देखो हीलियम में सबसे ज्यादा वैल्यू है KH की, बड़ी ही कम सोल्युबिलिटी है। और देखो O2 में देखो टेम्परेचर बढ़ाया, KH की वैल्यू भी बढ़ गई। तो ये एनसीईआरटी की टेबल है, इसको तुम सिर्फ देख सकते हो, रट्टा नहीं मारना है, ठीक है। ठीक है, फिर क्लास को खत्म करते हैं। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हम स्टार्ट करेंगे एंड ये डीपीपी रहेगा। टोटल 11 क्वेश्चन मैंने आपको दिए हैं, इसको प्लीज कर लेना। और जो मैंने कल क्वेश्चन दिए थे वो बहुत सारे थे, हो सकता है कुछ बच्चों के ना हुए हो कंप्लीट, तो पहले वो कंप्लीट कर लेना। और आज मैंने क्या बताया जल्दी से मेरे को दीपिका जल्दी से बताओ बेटा कि मैंने कौन से इंपॉर्टेंट फॉर्मूले आज करवाए हैं तुम्हें। हाँ दीपिका, माइक अनम्यूट करो बेटा। यस बोलो। मैम एक आपने हेनरी का लॉ बताया जो डिनोटेड है KH से। नहीं KH से नहीं बेटा, KH तो कांस्टेंट था।
ठीक है। हेनरीज लॉ ये कहता था जितना ज्यादा मोल फ्रैक्शन होगा गैस का सॉल्यूशन में उतना ही पार्शियल प्रेशर जो होगा गैस का वेपर फेज में ज्यादा होगा। और एक क्या बताया था? M डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है 1 kP के। वेरी गुड। KH का, अच्छा मुझे ये बताओ KH अगर बढ़ेगा तो टेम्परेचर क्या होगा, इंक्रीज या डिक्रीज? बड़े और सोलिबिलिटी क्या होगी? डिक्रीज। वेरी गुड, सोलिबिलिटी डिक्रीज होगी। ठीक है, तो ये आपको क्या करना है, तीनों चीजें याद रखनी है। ठीक है, चलो बाकी हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से बेटा 3 क्वेश्चन आते हैं नीट में, तो यानी कि कितने मार्क्स का हो गया चैप्टर 12 मार्क्स का?